सास बनी डंडे वाली भूत। शिखा की नई नई शादी हुई थी। उसका मायका और ससुराल दोनों कानपुर में ही थे, इसलिए उससे मिलने उसके भाई अक्सर आते जाते रहते थे। ये बात शिखा की सास मीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी जी, आज राहुल भैया आ रहे हैं। कौन, तेरे चाचा का लड़का? जी मम्मी जी। अरे पर वो तो दिल्ली में रहता है ना। हाँ मम्मी जी, उन्हें कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना है, तो वो आज मुझसे मिलते हुए कल सुबह यहीं से निकल जाएंगे। हमने तो धर्मशाला खोल रखी है ना। कुछ कहा क्या मम्मी जी? मैंने कहा हाँ हाँ, आने दे तेरे भैया को, जमकर खातिरदारी करेंगे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि मेरा घर धर्मशाला बन जाए। ये कैसी बातें कर रही हो मीना? सच ही तो कह रही हूँ। अभी इसकी शादी को साल भर भी नहीं हुआ और आए दिन इसके घर वाले आ धमकते हैं। अरे तो क्या हुआ, वो इसी शहर में रहते हैं तो हाल चाल लेने आ जाते हैं। इस बार मैं उनका हाल और चाल दोनों ही बिगाड़ दूंगी। अब बहुत हो गया जी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? हे भगवान, बस आप तो देखते जाइए। शाम को राहुल आता है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी अच्छा ही हूँ आंटी। बस आज रात के बाद नहीं रहोगे। चलिए भैया, मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ। रात में खाने के टेबल पर शिखा, रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी भैया, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। अच्छा अच्छा। बेटा, क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो? नहीं नहीं आंटी जी, पर अचानक आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया? पता नहीं क्यों, कभी कभी मुझे लगता है जैसे रात के समय बैठक में कोई घूमता रहता है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? हाँ, तुम लोग घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये आपका वहम होगा आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है। चलो अब मेरा सोने का टाइम हो गया है तो चलती हूँ मैं। शिखा बेटा, राहुल के सोने की व्यवस्था वहीं दीवान पर कर देना। जी पापा जी। अब चलिए भी। अच्छा, तो बैठक में सोने वाले हैं साहबजादे। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए। मीना और महेश के सोने के बाद शिखा और राहुल आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। अरे आप! सरप्राइज! काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आज ही चला आया। ये तो बहुत अच्छा किया। देखिए राहुल भैया भी आए हुए हैं, आप दोनों का मिलना भी हो जाएगा। कैसे हो रोहित? मैं तो ठीक हूँ भैया। शिखा, मैं भी आज यहीं सो जाता हूँ, राहुल भैया से बातचीत भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है। मीना आधी रात को उठती है, कंबल मुंह से पैर तक ओढ़ के डंडा लेके बैठक में आती है और देखती है दीवान पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। देखो तो कैसे मजे से सो रहा है बहन के ससुराल में। मीना ताबड़तोड़ 4-5 डंडे मार देती है। अरे मर गया, अरे बचाओ बचाओ, कौन है? मीना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये रोहित कहाँ से आ गया? लगता है ये नालायक राहुल मेहमानों वाले कमरे में सो गया होगा। आज तो इसकी खैर नहीं। उधर बैठक में, अरे क्या हुआ रोहित? मैं बाथरूम में था, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। पता है भैया, मैं सो रहा था, अचानक से कोई आकर मुझे डंडे मारने लगा। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम भी आंटी की तरह भूत प्रेत में मानते हो। नहीं नहीं भैया, सच में कोई आया था। मैं तो जा रहा हूँ मेहमानों वाले कमरे में सोने के लिए। इस समय अपने रूम में जाऊंगा तो शिखा की नींद खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, जाओ तुम, जहाँ तुम्हारा भूत डंडा लेके ना आ सके। थोड़ी देर बाद मीना कंबल ओढ़ के डंडा लेकर मेहमानों वाले कमरे में पहुंच जाती है। वो बिस्तर पर सोए रोहित को फिर डंडों से मारने लगती है। अरे मर गया, अरे मर गया। तू भूत प्रेत में नहीं मानता ना? ये ले, अब डंडे खा। हैं? ये तो माँ की आवाज है। रोहित कंबल खींच देता है। बेटा तू! अरे ये क्या कर रही हो माँ? मार मार के मेरा भरता बना दिया आपने। माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तो तुझे ही मार मार कर लाल कर दिया। मैं तो उस राहुल के बच्चे को सबक सिखाना चाहती थी। राहुल भैया को? हाँ बेटा, मुझे लगा अगर उससे डंडे मारूंगी तो शिखा के मायके वाले यहाँ आना छोड़ देंगे। हे भगवान, माँ ये घर शिखा का भी है, उसके घर वाले जब चाहे आ सकते हैं। हाँ बेटा, आज मुझे भगवान का इशारा समझ में आ गया। मैं कितना गलत करने चली थी और अपने ही बेटे को चोट पहुंचा दी। अब चुपचाप जाके सो जाओ माँ, और किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। शिक्षा, दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ भी बुरा ही होता है। सास, बहू और ताबीज।
सुप्रिया का रोज किसी न किसी बात पर अपनी बहू तारा से झगड़ा होता ही रहता। दोनों स्वभाव से जिद्दी और अड़ियल थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता था। फिर एक दिन, तारा कहाँ मर गई थी तू अभी तक? सुबह से शाम हो गई, घर में इतना काम पड़ा है, ये सब छोड़कर कहाँ मौज मस्ती करने गई थी? आपके घर के सारे काम करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने जाती हैं, तब तो मैं आपको नहीं टोकती। अरे मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। सास है तो क्या मुझे चैन की सांस नहीं लेने देंगी आप? बहुत जबान चलने लगी है तेरी आजकल। आने दे मेरे बेटे को घर पर, फिर देख तेरी कैसे क्लास लगवाती हूँ। आपके पास और काम ही क्या है? बाहर पड़ोसियों से मेरी बुराई करना और घर में पति से। हाँ तो अब तेरा काम भी तो ऐसे ही होते हैं ना। तारीफ के लायक कोई भी काम किया है तूने आज तक? बस जुबान चलवा लो, कैंची से भी तेज चलती रहती है। सिर्फ जुबान ही नहीं, हाथ पैर भी चलते हैं, जिनकी वजह से आपको घर में इतनी सफाई देखने को मिलती है, वरना आपको तो अपनी किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती। तो कहना क्या चाहती है? घर का क्या सारा काम तू खुद अकेला करती है? तो और क्या नौकरानी करती है? इसी तरह तारा और सुप्रिया में आए दिन लड़ाई होती। दोनों के दिन की शुरुआत ही एक दूसरे से लड़कर शुरू होती और लड़कर ही खत्म होती, मानो ये अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हो। शाम को तारा का पति वैभव घर आता है। वैभव को देखते ही उसकी माँ सुप्रिया उसके पास आती है और कहती है, बेटा वैभव, अच्छा हुआ जो तू आज जल्दी घर आ गया। देखना तेरी बीवी सुबह से मुझसे लड़ी जा रही है। माँ की बातें सुनकर वैभव तारा को जोर जोर से आवाजें देने लगता है। क्या हुआ जी, इतना चीख क्यों रहे हो? तारा, तुमने आज फिर माँ से लड़ाई की? अरे लड़ाई मैंने नहीं की, शुरुआत पहले इन्होंने की थी। समझा दीजिए अपनी माँ को। मुझे कहीं भी आते जाते टाइम टोके नहीं, वरना मैं अपना सामान बांधकर मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर तारा वहां से चली जाती है। ये सब क्या चल रहा है माँ? किसी दिन मैं आप लोगों के चक्कर में जरूर पागल हो जाऊंगा। आप लोग कभी प्यार से क्यों नहीं रहते? अरे वो हमेशा मेरी बातों का उल्टा जवाब देती है बेटा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तो आप उसे ताने मारती ही क्यों है माँ? वाह बेटा वाह, तुझे मेरे ताने दिखते हैं, उसका बात करने का तरीका नहीं दिखता। देखा नहीं वो किस तरह से बात करती है मुझसे। मुझे माफ कीजिए माँ, मुझे आप दोनों के बीच में पड़ना ही नहीं है। आप दोनों ही एक जैसे हो। इतना कहकर वैभव वहां से चला जाता है। वैभव के जाने के बाद सुप्रिया सोच में पड़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन सुप्रिया को पता चलता है कि उनके गांव में एक महात्मा ठहरे हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं। तो सुप्रिया भागते हुए उन बाबा का पता ढूंढने निकल पड़ती है। इस बात की खबर जैसे ही तारा को चलती है, वो भी उस बाबा की खोज में निकल पड़ती है। अगले दिन सुबह, आज तारा और सुप्रिया दोनों ही बहुत अच्छे मूड में होती है। ना सुप्रिया तारा को देखकर कोई ताना मारती है, ना तारा अपनी सास से बेवजह उलझती है। दोनों मिल बांट कर रसोई में काम करती हैं। भाई तारा, जरा मुझे वो चाय पत्ती पकड़ाना। ये लीजिए माँ जी, क्या आप मेरे लिए भी चाय बना देंगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों का रिश्ता भी निखरने लगता है। ऐसे ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। आजकल ये मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक आप दोनों के बीच इतना प्यार कैसे हो गया? एक दिन था जब कभी माँ आप तारा को ताने देते देते नहीं थकती थी, और तारा तुम पहले तो कितना उलझती थी माँ से, तो अब ये अचानक क्या हो गया आप दोनों को? अरे यह सब तो एक बाबा का कमाल है, जिसने मुझे ये ताबीज दिया था। सुप्रिया के हाथ में बंधा ताबीज देखकर तारा चौंक जाती है। ये ताबीज तो उस बाबा ने मुझे भी दिया था, आपको अपने वश में करने के लिए। इसका मतलब तू भी उस बाबा से मिलने गई थी? आपकी हरकतों की वजह से ही मुझे जाना पड़ा था। ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो आप लोगों की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। सुप्रिया वैभव को सारी बात बताते हुए कहती है। अरे जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे गांव में जाने माने तांत्रिक बाबा आए हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं, तो मैं बिना देरी किए उनके पास चली गई और बहू को अपने वश में करने की इच्छा उनके सामने रखी, जिससे ये मेरी हर बात माने। बाबा,
मैं अपनी बहू से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। वो मेरी एक बात नहीं मानती। आप कुछ ऐसा कीजिए बाबा जिससे मेरी बहू मेरी हर बात मानने लगे। पहले आप मुझे अच्छे से बताइए, आपको अपनी बहू से आखिर परेशानी क्या है? बाबा वो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करती। मैं उसे एक बात सुनाती हूँ तो वो पलट कर 4 बातें सुनाती है। आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे मेरी बहू सारी बातें मानने लगे। बाबा सुप्रिया की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद सुप्रिया को एक काले रंग का ताबीज देते हुए कहते हैं, ये ताबीज तुम्हें अपने गले में पहनना है और जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसे उतारना मत। तो क्या इस ताबीज की मदद से मेरी बहू मेरे वश में हो जाएगी? सिर्फ वश में ही नहीं, इस ताबीज के कारण तुम्हारी बहू तुम्हारे आगे पीछे भी घूमने लगेगी। लेकिन बस तुम्हें कुछ काम करने होंगे। कैसा काम बाबा जी? तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। उससे जो भी काम करवाना हो हमेशा प्यार से बात करनी होगी। धीरे धीरे वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। अरे ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहेंगे ठीक मैं वैसा ही करूंगी। तारा ये सब सुनकर चौंक जाती है। ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं उस बाबा से मिलने गई थी। बाबा जी, मैं अपनी सास से बहुत तंग आ चुकी हूँ। वो हर रोज किसी न किसी बहाने मुझसे लड़ती रहती हैं। आप प्लीज कुछ ऐसा करिए ना जिससे मेरी सास सुधर जाए और मुझे बेवजह टोकना बंद कर दे। तारा की ये बातें सुनकर पहले तो बाबा सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो तारा को भी काले रंग का ताबीज पकड़ाते हुए कहते हैं, ये लो बिटिया, इसे अपने गले में पहन लो और जब तक मैं तुम्हें इसे उतारने के लिए ना बोलूं तब तक इसे उतारना नहीं। इस ताबीज को पहनने से तुम्हारी सास तुमसे प्यार करने लगेगी और दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। ये सुनकर तारा बेहद खुश हो जाती है। बाबा, इस ताबीज का असर कब तक होगा? अगर तुमने मेरी सारी बातें मानी तो इस ताबीज का असर तुम्हें 2 दिन बाद ही दिखने लगेगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सास को इज्जत देनी होगी, उनके साथ प्यार से बर्ताव करना होगा और अगर कोई भी काम भी करवाना हो तो प्यार से ही बात करनी होगी। फिर देखना वो कैसे तुम्हारे इशारों पर नाचती है। ठीक है बाबा जी, जैसा आपने कहा है मैं ठीक वैसे ही करूंगी। इसका मतलब उस बाबा ने हम दोनों को एक जैसे ताबीज देकर पागल बना दिया। जरूर कोई ढोंगी बाबा होगा। इतने में ही बाबा भी उनके घर पहुंच जाते हैं और मुस्कुराते हुए उनकी ओर आते हैं और उनसे उनके हालचाल पूछते हुए कहते हैं, ताबीज का असर हुआ या नहीं? बाबा जी, आपने हमें एक ही जैसा ताबीज देकर पागल बनाया है। ऐसा कैसे? ताबीज ने अपना काम तो पूरा ही किया है। आप दोनों को देखकर लगता तो नहीं कि अब भी आप लोगों के बीच कोई खटपट है। खटपट तो नहीं है बाबा जी। अब तो मेरी बहू मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती है, मेरी सेवा करती है। हाँ, वैसे अब तो मम्मी जी मुझे ताने भी नहीं देती और ना ही कहीं आने जाने में टोकती हैं। जानते हो ये सब कैसे संभव हुआ? कैसे बाबा जी? यह सब तुम दोनों के कारण ही संभव हुआ है। मैंने जो ताबीज दिया था वो सिर्फ एक धागा ही था। ये चमत्कार तो तुम दोनों ने अपनी जुबान पर संयम रखकर प्यार और संयम के साथ काम करके किया है। बिटिया, कुछ कमी तुम्हारे अंदर थी तो कुछ कमी तुम्हारे सास के अंदर थी। इसीलिए तुम दोनों को सुधारने और तुम्हारी गलती का एहसास कराने का यही एक रास्ता था। बाबा की ये सारी बातें सुनकर सुप्रिया और तारा एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। शायद आप सही कह रहे हैं बाबा। मैंने कभी अपनी बहू को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने भी तो कभी आपकी उम्र और ओहदे का लिहाज नहीं किया और जो जब मन में आया बोलती चली गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मी जी। चलो फिर, अगर सब ठीक ही हो गया है तो बाबा जी अब आप भी वापस अर्जुन बन जाइए। वैभव की बात पर बाबा अपनी नकली दाढ़ी हटाते हैं तो उसे देखकर सास बहू हैरान रह जाती हैं। अरे अर्जुन भैया, आप? हाँ भाभी,
आप दोनों के रोज रोज वाले झगड़ों से परेशान होकर एक दिन मेरे इस दोस्त ने एक प्लान बनाया और मेरी मदद मांगी, तो मैं इनकार कैसे कर सकता था। और देखिए आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। सास बहू का प्यार। ओ मेरी प्यारी बहू, जरा मेरे हाथों में मेहंदी तो लगा दे, कल एक शादी में जाना है। अभी आई माँ जी। माया गिरजा के हाथों में बहुत सुंदर मेहंदी लगा देती है। मैं वारी जावा, ऐसी गुणवान बहू मिली है मुझे। अरे मुझे भी तो इतनी प्यारी सास मिली है। दोनों हंसने लगती हैं। ये बात उनकी पड़ोसन कमला सुन लेती है। बड़ी आई गुणवान बहू और प्यारी सास, सब नाटक है नाटक। कमला स्वभाव से बहुत तेज होती है। उसकी अपनी बहू से बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए वो गिरजा से जलती है। अगले दिन मंदिर में, अरे गिरजा बहन, आज शाम मंदिर में कीर्तन का प्रोग्राम है, आप आएंगी ना? हाँ हाँ जरूर। वही तो, कम से कम इसी बहाने इन बहुओं से छुटकारा तो मिलेगा। कैसी बातें कर रही हो कमला, मेरी बहू तो साथ आएगी। अरे माया कितने अच्छे भजन गाती है, तुमने नहीं सुना? हाँ हाँ, ठीक ही गाती है। मैं तो रोज शाम को माया से भजन सुन के ही सोती हूँ। हाँ हाँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को मंदिर में, वाह माया बिटिया, आज तुम्हारा भजन सुन के तो मन खुश हो गया। धन्यवाद पंडित जी। माँ जी चाहती थी कि मैं आऊँ, इसीलिए मुझे आज यहाँ गाने का मौका मिला। भाई धन्य हो गिरजा, इतनी प्यारी बहू मिली है तुम्हें। सो तो है पंडित जी। कमला दूर खड़ी सब सुन रही होती है। इनका प्यार तो अब मैं निकालती हूँ। अगले दिन कमला छत से माया को आवाज लगाती है। अरे माया, जी बुआ जी। जरा इधर तो आना, कुछ बताना है। अभी आई बुआ जी। क्या हुआ? माया कमला के पास जाती है। पता है, कल सुबह गिरजा मंदिर में कह रही थी कि उसकी किस्मत फूट गई जो उसे तेरे जैसी बहू मिली। अच्छा बुआ जी, किसी बात पर गुस्से में कह दिया होगा। आप तो जानती हैं माँ जी मुझे कितना प्यार करती हैं। अरे वो चाहती ही नहीं थी कि तू मंदिर में आए, वो तो मेरे बहुत कहने पर तुझे लेकर आई। दरअसल बुआ जी, घर पर बहुत काम रहता है ना, इसलिए माँ जी ने सोचा होगा मैं थक जाऊंगी। देखिए ना, कल हम मंदिर से देर रात घर आए तो उन्होंने कोई काम मुझे अकेले नहीं करने दिया। खाना उन्होंने खुद बनाया। अरे ये कलमुही तो अपनी सास की बुराई करने को तैयार ही नहीं। और कुछ बुआ जी? है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं, अब तो जा यहाँ से। अगले दिन मंदिर में, अरे ओ गिरजा, कल तेरी बहू आई थी मेरे पास। माया आई होगी, वो सबसे हंसती बोलती रहती जो है। अरे हंसना बोलना क्या, तुझे कोस रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुझे सुनने में कोई गलती हुई होगी। कसम से गिरजा, वो कह रही थी मुझे तो मेरी सास ने नौकर समझ लिया है। दिन भर घर का काम करती रहती हूँ मैं, और मेरी सास आराम करती है। अरे ज्यादा काम से थक गई होगी तो गुस्से में कह दिया होगा। वैसे भी काम तो वो करती ही है। मुझे आराम की आदत उसी ने लगाई है। हाँ। जो भी हो, थोड़ी नकेल कस ले, बाद में ये बहुएं सास को घर से ही निकाल देती है। कैसी बातें करती हैं कमला। मैं तो कहूँगी तू अपनी बहू के साथ प्यार से रहा कर,
इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान मत दिया कर। बड़ी आई मुझे सिखाने। मैंने तो तेरी भलाई के लिए कहा था, नहीं सुनना तो जा यहाँ से। अगले दिन क्या हुआ माँ जी? कमला बुआ जी क्या कह रही थी? तू तो जानती है कमला और उसकी बातें। हाँ हाँ, बड़ी परेशान है हमारा प्यार देखकर। अरे ना समझ है वो। दोनों खिलखिलाने लगती हैं। शाम को कमला मंदिर के कोने में अकेली बैठी होती है। क्या हुआ कमला बेटी? पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बहू मुझे प्यार नहीं करती। वही गिरजा की बहू उस पर जान छिड़कती है। ये तो अपनी अपनी करनी है बेटा। गिरजा की बहू ही नहीं, गिरजा खुद भी तो अपनी बहू को जान से ज्यादा चाहती है ना। सो तो है। बस बिटिया, इसी में सारा भेद छुपा है। प्यार दो तो प्यार मिलेगा ही। और कभी आपस में मन मुटाव हो भी जाए तो उस बात को भुला दो। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, आखिर हम सब इंसान ही है ना। ये तो आप सही कह रहे हैं पंडित जी। अब जाओ और दूसरों की बगिया में आग लगाने की जगह अपने बगीचे के पौधों को सींचो। जी पंडित जी। शिक्षा, दूसरों को अच्छा देख उनसे ईर्ष्या करने की जगह खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करें। सास बहू का झगड़ा। अनामिका की सास पुष्पा अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और इसीलिए दोनों सास बहू में आए दिन झगड़ा होता रहता था। सास बहू के झगड़े के चक्कर में अनामिका के पति मोहित की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। बेचारा बार बार माँ और बीवी के झगड़े को सुलझाता ही रहता था, लेकिन दोनों समझने का नाम नहीं लेती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अनामिका और पुष्पा के अंदर जोरदार झगड़ा हुआ और बात कुछ इस तरह थी। बहू, मैंने तुम्हें कल अपनी एक साड़ी धोने के लिए दी थी। हाँ मम्मी जी, वो साड़ी धोकर मैंने आपकी अलमारी में रख दी है। उससे की बात कर रही हूँ मैं। जरा देख तो, इस साड़ी को देखकर किसी भी तरह से लगता है ये धुली हुई है। अरे मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोकर सुखाकर आपकी अलमारी में तह बनाकर रखी थी। आपके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। अरे कैसे बात कर रही है मुझसे? मेरे नखरे? अरे मोहित, जरा ये देख तो, ये साड़ी धुली हुई लग रही है क्या? अरे मम्मी, जब अनामिका कह रही है कि उसने साड़ी धोई थी तो मान लो ना। हर बात पर झगड़ा करना जरूरी है क्या? क्या है ना मोहित, तुम्हारी माँ को तो मेरे हर काम में नुस्ख निकालने की आदत पड़ गई है। जब तक दो चार खरी खोटी सुना नहीं लेती ना, इनका दिन नहीं निकलता। अरे चुप कर, बहू होकर मुझे जवाब देती हो। एक तो गंदे कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए, ऊपर से कैंची की तरह कचर कचर बोली जा रही हो। अरे मम्मी जी, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैंने साड़ी धो कर रखी थी, धो कर रखी थी। तो फिर इतनी गंदी क्यों लग रही है? अब मुझे क्या पता मम्मी जी, आप इस पर इस तरह तेल और घी की चिकनाई के दाग लगाकर लाएंगी तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अरे तो हाथ से धोना चाहिए था ना। मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो एक कपड़ा रगड़ रगड़ कर हाथ से धो दूंगी। आपको पहननी है तो पहनिए, नहीं तो रख दीजिए। तुझे तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी, मुझे जवाब देती है। एक दिन सुबह के वक्त, अरे अनामिका, मेरी व्हाइट शर्ट कहाँ है? आज ऑफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है और मुझे वो व्हाइट शर्ट पहन कर जाना है। मुझे पता है, आपने मुझे 2 दिन पहले ही बता दिया था और आपकी शर्ट मैंने धोकर अच्छी तरह आयरन करके अलमारी में लगा दी है। जाइए वहां से ले लीजिए। अनामिका, ये तुमने क्या किया? ये देखो, शर्ट पर लिपस्टिक का दाग लगा हुआ है और ये तो एक जगह से जल भी गई है। नहीं नहीं मोहित, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हारी शर्ट ठीक से इस्त्री करके अलमारी में लगाई थी। तो फिर ये जल कैसे गई? अपने आप अलमारी में लटके लटके थोड़ी ना जल जाएगी। पर मोहित, मुझे अच्छी तरह याद है। देखो, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो। और अगर शर्ट जल भी गई थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मैं नई शर्ट लेकर आ जाता। अब ऐन वक्त पर शर्ट कहाँ से लेकर आऊं? मेरा इतना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था, सब खराब हो जाएगा। अरे बेटा, क्यों परेशान होता है? ये देख, मैंने तेरे लिए पहले से ही एक नई व्हाइट शर्ट ला कर रखी है। लेकिन मम्मी, आप मेरे लिए व्हाइट शर्ट क्यों लेकर आई? अरे मुझे पता था तेरा प्रेजेंटेशन होने वाला है और अपनी इस बहू पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या पता मेरी साड़ी की तरह तेरी शर्ट भी गंदी करके रख देती। और देख, वही हुआ ना। बेटा, सारी टेंशन छोड़ और ये नई शर्ट पहन कर जा।
थैंक यू मम्मी, आज तो आपने बचा लिया मुझे। कुछ दिनों के बाद अरे अनामिका, जानती हो ऑफिस में मेरा जो दोस्त है ना अमर, आज उसका बर्थडे है और उसे तुम्हारे हाथ का चॉकलेट केक बहुत पसंद है। थोड़ा सा बनाकर टिफिन में रख दो ना प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छा केक बनाकर आपके दोस्त के लिए रख दूंगी। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो वैसे ही मेरे ऑफिस के सारे लोग इतनी तारीफ करते हैं, क्या बताऊं। आप प्लीज एक अच्छा सा केक और बना दो, मेरी तो ऑफिस में शान बढ़ जाएगी। अनामिका केक बनाने के लिए रख देती है। पुष्पा चुपचाप जाकर उस पर ढेर सारा नमक डाल देती है। देख अमर, तेरी भाभी ने तेरे लिए चॉकलेट केक बनाकर भेजा है, तुझे बहुत पसंद है ना? यार तू बहुत किस्मत वाला है, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है और साथ में केक भी। वैसे भाभी को थैंक यू बोलना। थैंक यू बाद में, पहले तो ये केक खा कर देख, बहुत मेहनत से बनाया है अनामिका ने। अरे यार, इस केक में तो बहुत सारा नमक है, लगता है भाभी ने शक्कर की जगह खूब सारा नमक डाल दिया है। अरे मोहित, तू तो अपनी बीवी की कुकिंग की बहुत तारीफ करता फिरता है, जरा पूछना अपनी बीवी से केक में नमक कब से डलने लग गया। क्या यार, तुझे भी मेरा ही जन्मदिन मिला था बिगाड़ने के लिए? केक नहीं लाना था तो मत लाता, कम से कम मुझे इस तरह नमक वाला केक तो नहीं खिलाता। अरे नहीं यार अनामिका, ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। घर जाने के बाद अनामिका, अगर तुम्हारा केक बनाने का मन नहीं था तो ना बनाती, लेकिन मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? अरे आपकी बेइज्जती, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुबह आपको इतने अच्छे तरीके से केक बना कर दिया था। हाँ, लेकिन उसमें इतना सारा नमक डाल दिया था कि आज ऑफिस में मेरा अच्छा खासा मजाक बना है। मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर। अरे बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही समझाने की कोशिश की थी, एक नंबर की गैर जिम्मेदार है ये लड़की, कोई काम ठीक से नहीं करती। उस दिन भी गंदी साड़ी रखती थी मेरी अलमारी में और झूठ बोल रही थी। कुछ दिनों के बाद अनामिका देखो, मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया है, उसे अच्छी तरह चार्ज होने देना, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, प्लीज बीच में से हटाना मत। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं हटाऊंगी। पुष्पा चुपचाप से जाकर चार्जिंग का बटन बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद अरे ये लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हुआ, और ये बटन किसने ऑफ कर दिया? अनामिका इधर आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे इतना? अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हुआ है, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, तुमने इसका स्विच ऑफ क्यों कर दिया? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों स्विच ऑफ करूंगी? कुछ दिनों से देख रहा हूँ अनामिका, तुम मेरा हर काम बिगाड़ देती हो। ये कोई अच्छी आदत नहीं, कम से कम तुम्हें इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अब क्या करूंगा मैं? आई एम सॉरी मोहित, लेकिन सच में मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर जानबूझकर नहीं किया तो क्या सब कुछ अपने आप हो जाता है? कभी मेरी शर्ट जल जाती है, कभी केक में नमक डल जाता है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फिर से वही बात, अरे कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ, इस तरह मेरा काम बार बार मत बिगाड़ा करो। तुम जानती हो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है, ऑफिस में तो पहले ही बेइज्जती करा चुकी हो, और अब ये मीटिंग, ये भी मेरे हाथ से निकल गई। अनामिका की समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद मोहित अपने ऑफिस से कुछ फाइल लेकर घर आता है। अनामिका, ये कुछ फाइलें हैं, इन्हें संभाल कर रख दो, और प्लीज इस बार ध्यान से, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं मोहित, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मैं सारी फाइल्स अलमारी में लॉक करके रखूंगी और चाबी अपने पास रखूंगी। अनामिका, जरा अलमारी की चाबी तो देना। क्यों मम्मी जी, आपको क्या काम है? उसमें मोहित की जरूरी फाइल रखी है और मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो। पता नहीं कुछ दिनों से हर काम खराब हो जाता है। अरे मुझे उसमें से पैसे निकालने हैं और उसके बाद ले लेना अपनी चाबी, मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हारे पति की फाइल। अनामिका को अपनी सास पर शक होता है। चाबी देने के बाद वो चुपचाप छुपकर अपनी सास की हरकत देखती है। ये फाइलें उठाकर डस्टबिन में डाल देती हूँ, फिर देखना कैसे मोहित इसकी खबर लेगा। इस बार तो छोड़ेगा नहीं इसे। वैसे भी पहले मैंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से अच्छी खासी डांट पड़ी है, मजा आ जाएगा। अच्छा तो ये बात है, सारा काम मम्मी जी बिगाड़ देती है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। सास के जाने के बाद अनामिका मोहित को बुलाकर लाती है। क्या हुआ अनामिका, क्या दिखाना है? ये देखिए, आपकी फाइल डस्टबिन में पड़ी हुई है। इसीलिए तो कहा था संभाल कर रखना, और तुमने उठाकर ये फाइल डस्टबिन में डाल दी। मैंने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने डाली है, मुझसे बदला लेने के लिए, ताकि तुम मुझे डांटो। और अगर मैंने डाली होती तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बुलाकर तो नहीं लाती ना। सही कह रही हो, मैं अभी मम्मी से जाकर बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद, मम्मी सच सच बताइए, मेरी फाइल अलमारी में से निकाल कर डस्टबिन में आपने डाली थी ना? अरे अपनी माँ पर इल्जाम लगाता है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मम्मी, जो सच है वही पूछ रहा हूँ। अब जल्दी से बताइए आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो क्या करती, तेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है, उल्टे सीधे जवाब देती है, मुझे उससे बदला लेना था।
अरे मम्मी, लेकिन आप दोनों के झगड़े के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हुआ है, ये कभी सोचा आपने? मम्मी जी, अगर आपका बदला पूरा हो गया हो तो आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि अब आपकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। यह तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। मम्मी जी, कहा ना आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे मेरी जो मर्जी आएगी वो मैं करूंगी। मेरा सर घूम रहा। ऐसा लगा, अंत में बताइएगा जरूर। अरे बहू, चाय ले ले, उठ जा बेटा। अरे मम्मी, रहने देती ना, मैं उठ तो रही थी। अरे कोई बात नहीं, खाने में क्या बनाना है वो बता दे। देख लो माँ, कुछ भी जो ये कहे बना लेते हैं। बेटा, मैंने तो जो सब्जी थी वो काट दी है, तू बस रोटियां बना लेना। ये हर रोज सुबह का सीन था ममता के ससुराल का। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे बहन जी, सारा दिन काम करती रहती हो, थकती नहीं क्या आप? बहू क्या करती रहती है सारा दिन? अरे वो भी कुछ ना कुछ करती ही रहती होगी। अब इतनी भी बूढ़ी तो नहीं हूं मैं जो बैठ जाऊं कि सामने काम पड़ा है और मैं बैठ ही रहूं। अरे लेकिन बहू की तो आदत खराब हो जाएगी जब सारा काम आप ही कर दोगी। अरे ठीक है ना, कम उम्र में हमारी भी शादी हुई थी। अब आजकल के पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सारी जिम्मेदारी लेने में भी तो वक्त लगता है। बहू है तो क्या हुआ, मेरी बेटी की उम्र की ही है ना। एक उसे भी देख लो, चाय बनाने के सिवा आता ही क्या है। ममता से सारी बात करती है। हाँ, मम्मी जी ही ज्यादा काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं भी क्या करूं, ऑफिस और घर के बीच जो वक्त मिलता है उसी में काम कर लेते हैं, है ना। दिन बीत रहे थे। सास बहू के बीच की बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन जब बहू माँ बनती है तो जो थोड़ा बहुत काम किया करती थी वो भी छोड़ देती है। बहू, ये ले, तेरे लिए बनाया है, इसको खाने से बच्चा और तू दोनों स्वस्थ रहेंगे। ठीक है माँ जी। माँ जी, वो बच्चे के लिए गद्दे जो सूख रहे हैं ना छत पर, जरा ले आइए ना। तभी वहां पति आ जाता है। अरे माँ रुको, मैं ले आता हूँ, तुम मेरा खाना लगा दो। माँ किचन में चली जाती है। पता है, बगल वाली डॉली है ना, वो लोग हमारी साइड के हैं। उसकी सास ने तो उसकी हड्डियों को मजबूत करने वाले लड्डू बनाए हैं। उसे भी बच्चा हुआ है ना। पता नहीं मम्मी जी क्या पानी सा उबाल कर दे देती है, मैं तो बस वही खा लेती हूँ। अरे तो तुम्हारे साइड बनता है तो तुम अपनी माँ से बोल दो, वो बना देंगी। आहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम जानती हो ना, कैसे बनाएंगी वो। अरे क्या हो गया सासू माँ को? कल तक तो फेसबुक में किटी की फोटो डाल रही थी। अच्छा अच्छा, चुप रहिए। डॉली की सास ने मनाया है, तुम लोगों का भी तो फर्ज बनता है। तभी वहां सास आ जाती है। ये ले बहू, गर्म पानी की बोतल, गर्म पानी पीने से पेट अंदर हो जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, गर्म पानी पीने से प्यास नहीं बुझती। अरे पी लेना बेटा। वो बगल वाली डॉली को तो जानती है ना, जो तुम लोगों के साइड की है। तेरे साथ ही उसका भी बच्चा हुआ था। बेचारे का कोई ख्याल रखने वाला नहीं, सारा काम करती है और रात में बस एक लड्डू खाकर सो जाती है। पेट तो लटक ही गया है और बच्चा तो कितना कमजोर सा है उसका। अच्छा माँ, क्या बात है, डॉली की ये हाल है? क्यों मैडम, क्या कहना है आपका? अब पता है मुझे, किसी के पास मेरी सास की तरह सास थोड़ी ना है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो तुम सभी मेरे बच्चे जैसे ही हो। ममता को समझ में नहीं आता कि वो सास में कैसे कोई बुराई निकाले, क्योंकि हर कोई उससे उसकी सास की तारीफ ही किया करता था। एक रोज ममता के घर उसकी ननद आती है। अरे भाभी, मुन्नी को तो 6 महीने हो गए, आप अभी भी बेड पर हो। आ गई है आप? कैसी हैं बुआ? बच्चा होने के 6 महीने बाद आई हैं आप? भाभी, अमेरिका दूर है ना, तो वक्त लग जाता है। अब इनकी छुट्टी अभी थी तो सभी आ गए। वैसे माँ कहाँ है? थकी हारी सास बेटी को देखकर खुश हो जाती है। माँ, इस बार तेरा वीजा तैयार है, मेरे साथ चलने को तैयार रहना।
हाँ हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे माँ? मैं कैसे मैनेज करूंगी? कैसे मतलब? जैसे मैंने किया अमेरिका में, आप इंडिया में कर लेना। वैसे आपका तो मायका भी पास ही में है ना? हाँ वो तो है, लेकिन वहाँ माँ के पास वक्त नहीं होता। ईश्वर भक्ति में उनका सारा समय चला जाता है। भाभी, बेटी परेशान हो तो माँ का ध्यान आरती में कैसे लग सकता है? समझ में ही नहीं आता। वैसे भी अब माँ को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। माँ को विदेश घूमने का शौक है ना। ममता मन मारकर चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि वो कैसे सारा काम मैनेज करेगी। पति का खाना, नाश्ता, मुन्ने को नहलाना धुलाना, फिर रात भर इसके लिए दूध तैयार करना। माँ तो सारा काम करती थी। हे भगवान, ना भाई ना। क्या हुआ भाभी? क्या सोचकर ना भी ना कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस बच्चे के बाद से ही कमजोरी ज्यादा हो गई है ना, तो अचानक से बड़बड़ाने लगती हूँ मैं। अगले दिन ममता अपनी माँ को फोन करती है। राधे राधे। माँ, मैं क्या करूँ? मेरी सास तो अमेरिका जा रही है बेटी के पास। अब घर का सारा काम, बच्चा, सब कैसे मैनेज करूँगी? तू आ जाना माँ कुछ महीनों के लिए मेरे पास। अरे ना ना ममता, मेरे बस की बात नहीं है काम धाम। अरे तू तो जानती है ना, मैंने तो तेरे भाई की शादी भी गरीब गांव की लड़की से इसीलिए ही की थी कि वो चुपचाप घर का सारा काम करे। वैसे भी अब तो आदत भी नहीं रही मेरी काम करने की। ममता को माँ पर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है माँ, देख लूंगी मैं, लेकिन मेरी मुसीबत के वक्त आप मेरा साथ नहीं दे रही है। अब भूल जाना मुझे। ममता गुस्से में आकर फोन रख देती है और रोने लगती है, लेकिन बेचारी करे भी तो क्या। अब सास और ननद दोनों घर का काम करते। नेहा आराम करती, लेकिन अब आराम में भी उसे चिंता रहती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब ननद का जाने का वक्त आ जाता है। भाभी, मैं जा रही हूँ, अपना और मुन्ने का ख्याल रखना। ममता सास को देखती है और गले लगकर रोने लगती है। माँ, जल्दी आ जाना। सास मुस्कुराकर कहती है, कहाँ से ममता? मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने देखा कि मेरे जाने की बात से ही तू परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। ममता को अपनी माँ की बात याद आती है कि कैसे उसके कहने पर भी ममता की परेशानी को समझने की बजाय उसने मना कर दिया, जबकि सास ने बिना कुछ कहे बहू की समस्या पढ़ ली। हाँ माँ, हम सब साथ चलेंगे बाद में दीदी के घर अमेरिका। आज से आप रानी बनकर रहना और मुन्ने को देखना। सास बनने की ट्रेनिंग। सुधा के बेटे की शादी होने वाली थी और वो इतनी एक्साइटेड थी कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तू सबसे आगे ही है। लेकिन हुआ क्या है? सास बनने वाली हूँ मैं। अरे घर में एक नया सदस्य आ जाएगा, कितना अच्छा लगेगा ना। आप और राहुल तो ऑफिस चले जाते थे और मैं पागल की तरह घर में अकेली। अब तो मेरा साथ देने वाली आ रही है इस घर में। बहुत 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 खुश हूँ मैं। ओहो ठीक है बेगम, लेकिन अपनी खुशी को लगाम लगा कर रखो। क्या पता कैसी आए, तुम्हारा साथ देने वाली आए या फिर ऐसी आ जाए जो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद ना करती हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? शुभ नहीं बोल सकते तो अशुभ तो ना बोले। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, चांदनी चौक जाना है शादी की शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ, थोड़ी सुबह तो हो जाने दो, दुकानें बाजार खुल तो जाए। तुम सच में ना पागल हो गई हो बहू के आने की खुशी में। बेटा माँ की हरकतें देख रहा था। वो सारी बात फोन पर अपनी होने वाली बीवी राशि को बताता है। फिर पता है क्या हुआ? माँ ना सुबह 6 बजे ही पापा को चांदनी चौक जाने को कहने लगी। दूसरी तरफ राशि कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सास इतना सोचने वाली मिल रही है, और क्या चाहिए। मैंने भी सोचा है
मम्मी जी के साथ बहुत प्यार से रहूंगी, उनका ख्याल रखूंगी और प्यार करूंगी। राहुल भी खुश था। लेकिन बाजार में सुधा जी और उनके पति को एक अजीब सी दुकान दिखती है जिसके बाहर लिखा होता है, हमारे यहाँ सास बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देखिए जरा, लग रहा है आजकल के लोगों को कोई काम नहीं है। अरे सास बनने की भी ट्रेनिंग होती है क्या? दुकान के सामने एक पिंजरा था, उसमें एक तोता बंद था। सुधा की बात सुनकर तोता बोल पड़ता है, अरे नादान औरत, अगर सास सही तो पूरा घर सही रहता है, परिवार बंधा रहता है और आने वाली जनरेशन संस्कारी होती है। लेकिन तू क्या समझेगी? जा जा आगे जा। ओए, तोते बड़ा बोल रहा है, क्यों आगे जाऊं? मैं नहीं जा रही। देखा देखा, तेरे जैसी औरत को तो सास बनने की ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। निकाल 1000 रुपये और जान दर, नहीं तो पूरी जिंदगी रोती रहेगी। सुधा को तोते की बात में दम लगता है। ए जी, निकालो ना जरा 1000 रुपए। अरे पागल हो क्या? जानवर की बात में आ रही हो? किस पागल आदमी की सुन रही हो, जिसे ये भी नहीं पता कि तोता जानवर नहीं पक्षी होता है। चलो निकालो 1000 रुपये और अंदर जाकर सास के रूप में जीवन को सफल कर लो। हाँ जी, बात तो ये सही बोल रहा है। कहाँ मैं आपकी बात में आ रही हूँ? मैं तो अंदर जा रही हूँ, 1000 रुपये दीजिए। पति क्या करता, बीवी की आज्ञा सर आंखों पर। लेकिन जैसे ही सुधा अंदर जाती है, सामने कई औरतें पहले से ही बैठी होती हैं। मेरी पहली बहू के वक्त मैंने इतना नहीं सोचा था, और आज वो मेरे सर पर चढ़कर नाचती है। गुरुजी, कोई उपाय बताए। तभी गुरु की नजर सुधा पर पड़ती है और वो आंखें बंद कर लेता है। तू पहले भी मेरी दुकान के सामने से होकर गई थी ना, तब क्यों नहीं आई? औरत जो कि गुरु के साथ मिली हुई थी। महाराज, तब पता नहीं था कि सच में सास बनने की भी ट्रेनिंग लेनी होती है। लगा था घर में कोई सदस्य आ रहा है जो सारा दिन मेरे साथ रहेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी। चल फिर, पैकेज लेकर 20,000 वाला कल से आ जाना। जी महाराज, गुरुजी की जय हो। वो औरत भी सुधा को देखती है और कहती है, सही जगह आई हो बहन। 10-20 हजार का मुंह नहीं देखना भाई, बस घर बस जाए तो सोचो गंगा नहा ली। बहुत कमा लेंगे अगर परिवार एक रहा, नहीं तो बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बिताओ। सुधा डर जाती है। वो गुरु के पास जाती है और उन्हें पैसे देती है। देखो, एक मंत्र गांठ बांध लो कि कभी भी बहू को बेटी ना समझना। जितना दबाकर पहले दिन से रखोगी, धीरे धीरे प्यार दोगी तो मान रखेगी, नहीं तो। ना जी ना गुरुजी, समझ गई। अरे भला हो भगवान का जो आपसे मिला दिया, नहीं तो मैं। हाँ, आगे बढ़ते जाए, पीछे और भी लोग हैं, सबको मौका दे। सुधा घर आ जाती है। राशि शादी करके घर आती है तो दिमाग में सास की वही छवि होती है जो राहुल ने दिखाई थी। देखो राशि, मैंने काम वाली हटा दी है। वो क्या है ना, 2000 महीने लेती थी, यानी कि 24,000 साल का, और 5 साल में उसे जोड़ो तो 1,20,000 रुपए। माँ जी, और 10 साल जोड़े तो? तभी राहुल आ जाता है। अरे बस, इतना मत जोड़ो, फिलहाल भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे पर बर्तन तो गंदे हैं ना, काम वाली तो आई नहीं, फिर बर्तन कौन धोएगा? अरे कौन धोएगा मतलब? तू धोएगी? मैं? ठीक है, मैं धो लेती हूँ। धो कर देती हूँ, आप खाना बना ले। अरे खाना भी तू ही बनाएगी? ये क्या बात होती है माँ? क्या हो गया तुझे? कल तक तो कुछ और ही बोल रही थी। लेकिन सुधा का व्यवहार सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहू और बेटा ससुर से बात करते हैं। पिताजी, क्या हो गया है माँ जी को? वो क्यों ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ? पिता क्या करता, बता देता है सारी कहानी कि कैसे सास का दिमाग एक गुरुजी ने खराब किया है। सास बनने की ट्रेनिंग? तो मामला ये है, वही मैं कहूँ, कहाँ तो माँ बहू का इंतजार ऐसे कर रही थी मानो साक्षात कोई देवी आने वाली है।
लेकिन व्यवहार नौकरानी जैसा। देखिए माँ बुरी नहीं है, बस किसी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। तो ऐसे में मेरे पास एक आइडिया है। बहू फुसुर फुसुर करके पति और ससुर से बात करती है। अगले दिन बहू सास के सामने कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है। ये बोलकर बहू निकल जाती है। ये कौन सी क्लास करने जा रही है? पढ़ाई तो खत्म हो गई थी इसकी। अरे माँ, दरअसल वो ये सोचकर आई थी कि तुम माँ जैसी होगी, लेकिन यहाँ तुम तो तुर्रम खां बन गई हो। तो वो किसी बहू बनने की ट्रेनिंग वाली क्लास में गई है। ये बोलकर बेटा बाप की ओर देखता है और आंख मार देता है। हाँ, वो तो तुम्हारी माँ ने भी सास बनने की ट्रेनिंग ली है बेटा। पहले का जमाना और था भाई, कि भोले मन से रिश्ते शुरू किए जाते थे। अब तो नई लड़की घर आते ही नौकरानी हटा देते हैं। बताओ, पिछले 25 साल से वो नौकरानी काम कर रही थी, तब तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। अरे पापा, आप भी माँ को बोल रहे हैं? अरे माना, वो माँ समझ कर आई। घर में खुशहाली रखने के लिए हमेशा आप लोगों के साथ उठती बैठती, माँ को कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन माँ की क्या गलती? अरे दादी ने भी तो ऐसा ही किया होगा ना माँ के साथ, तभी तो माँ अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही है। नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी। मेरे आने के बाद तो उन्होंने खाना बनाने वाली भी रख ली थी। अरे तो फिर तुमने क्यों काम वाली हटा दी? किसी के कहने पर अपना घर खराब कर रही हो तुम सुधा। अब बहू भी गई है ट्रेनिंग लेने, पता नहीं क्या सीख कर आएगी। नहीं, मैं अभी जाकर उसे ले आती हूँ। तभी बहू वहां पर आ जाती है। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ आपके लिए ये नई साड़ी लेने गई थी। अब तो सब ठीक है ना? सास ने पढ़ी कक्षा 12वीं। पाखी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के साथ सोशल एक्टिविस्ट भी होती है, जो ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को घर आकर जरूरतमंद छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाती है। उसकी इस खूबी से बाकी लोगों के साथ सास भी बहुत खुश होती है। तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा। बस ध्यान रखना, बच्चे आधे रास्ते में कहीं भटक ना जाए। भटकने से मेरा मतलब सिर्फ गलत काम करना नहीं है। कोई घर की जरूरत के लिए नौकरी करने लगे या किसी के घर वाले उसकी शादी करा दे, ये भी तो मंजिल से भटकना ही होता है ना। वाओ मम्मी, मुझे नहीं पता था कि आप पढ़ाई को लेकर इतनी पर्टिकुलर हो। पर फिक्र मत कीजिए, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू की बात पर मुस्कुराकर सास चली जाती है और पाखी बच्चों को पढ़ाने में बिजी हो जाती है। उसी रात पाखी और विराट साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें बहू सास की पढ़ाई को लेकर नजरिए का विराट के सामने जिक्र करती है। हाँ, मुझे सब पता है। ऐसे ही नहीं ये नालायक लड़का इतना पढ़ लिया। वो मम्मी ही तो है जिन्होंने बचपन से खाना खाया या नहीं से ज्यादा पढ़ाई की या नहीं पूछ पूछ कर मुझे इतना पढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो हमेशा मुझे पढ़ाई और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की इम्पोर्टेंस याद दिलाती रही। और आज मेरी ये सरकारी नौकरी, इतनी अच्छी पोस्ट, उसी का तो नतीजा है। वाह, अगर मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है तो कोई जॉब क्यों नहीं करती? और अगर जॉब नहीं करती तो मेरे साथ बच्चों को ही पढ़ा ले। तुम्हें किसने बोला कि मम्मी पढ़ी हुई हैं? उन्होंने तो अपनी 12th क्लास भी पूरी नहीं की। उससे पहले ही नाना जी ने मम्मी की शादी करा दी। शायद इसलिए पढ़ाई और अपने पैरों पर खड़े होने को लेकर उनकी सोच ऐसी है, क्योंकि वो खुद ये सब करना चाहती हो। पत्नी की बात सुन के विराट भी सोच में पड़ जाता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और अगले दिन बच्चों को पढ़ाते हुए पाखी उनके पास एक कुर्सी एक्स्ट्रा लगा देती है। ये एक कुर्सी ज्यादा किसके लिए लगाई है बेटा? कोई नया बच्चा आने वाला है क्या? हाँ जी, आज से मेरी एक नई बच्ची मेरे पास, यानी कि मेरी सास, दोबारा पढ़ाई शुरू करने वाली है। अरे क्या पागल जैसी बात कर रही है? भला ये भी मेरी कोई उम्र है बच्चों के बीच बैठकर पढ़ने की? तू बस ना इनके भविष्य पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं। मम्मी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस इच्छा होती है। और मुझे पता है कि आपके अंदर वो इच्छा आज भी जिंदा है।
अरे तू बस अपने काम और इन बच्चों पर ध्यान दे। यहाँ बस सबको बोलने से मतलब है, किसी को नहीं सोचना। अगर बात बाहर निकली तो समाज क्या सोचेगा और परिवार का कितना नाम बदनाम होगा। मम्मी, आपने पापा और इस परिवार के बारे में बहुत सोच लिया। सबकी खुशियों के लिए अपने सपने बहुत कुर्बान कर दिए। अब ये वक्त अपने पर ध्यान देने का है। और जिस समाज की आप बात कर रही हो ना, उसकी तो आदत है हर कामयाब होते इंसान पर पत्थर मारने की। बेटी को भी बहू का साथ देते देख सास गुस्से में अपना सर पकड़कर बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। ये स्टूडेंट थोड़ी जिद्दी है, पर इन्हें मैंने 12th क्लास पास नहीं कराई तो मैं भी अपनी सास की बहू नहीं। ये देखने में तो मजा ही आ जाएगा। इसी के साथ पति पत्नी मिलकर सास को पढ़ाने के मिशन पर लग जाते हैं, लेकिन सास उनकी हर कोशिश को नाकाम कर देती है। एक शाम विराट अपनी मम्मी के लिए 12th क्लास की बुक्स लेकर आता है, जिन्हें देखकर इस बार सास का गुस्सा उन दोनों पर मानो फूट ही पड़ता है। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ये बेवजह की जिद पकड़े बैठ गए हो? मैंने एक बार बोल दिया ना, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी। इसके बाद मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे घर में कोई जिक्र नहीं चाहिए। पोता पोती पकड़ने की उम्र में किताबें पकड़ूंगी तो अच्छी लगूंगी क्या? अरे परिवार का मजाक बन जाएगा। मम्मी, पोते पोती आप पढ़ने के बाद भी तो खिला सकती हो। और रही मजाक बनाने वाले लोगों की बात, तो उनके पास खुद का कोई सपना होता नहीं, इसलिए दूसरों की उड़ान रोकने की कोशिश करते रहते हैं। बस एक बार माँ, आप कोशिश तो करो। अगर अच्छा नहीं लगा तो हम दोबारा कभी नहीं बोलेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ सोच में पड़ जाती है और ये सोचती है कि थोड़े दिन पढ़ लेती हूँ और उसके बाद पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा ये बोलकर मना कर दूंगी। ऐसी प्लानिंग बनाकर वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर तुरंत वे लोग सास का ओपन से 12th में एडमिशन करा देते हैं। मम्मी, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। अब तो आपका नाम टॉपर के लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे सीधे बच्चे, इन्हें अंदाजा भी नहीं कि माँ का प्लान क्या है। पाखी सास को पढ़ाना शुरू करती है। दिन बीतते हैं, जिसमें धीरे धीरे सास भी कंफर्टेबल होने लगती है, लेकिन फिर पाखी एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ट्यूशन जाने का सजेशन देती है, जिस पर बहुत गुस्सा, ड्रामा करने और पाखी के लाख बार मनाने के बाद एक बार फिर सास तैयार हो जाती है। थैंक यू मम्मी, आपको नहीं पता कि आपका 12th क्लास पढ़ना हम दोनों के लिए कितना जरूरी है। अब ये सिर्फ आपका नहीं, हमारा सपना भी बन गया है। बहू की बात सुनकर सास अपने प्लान को लेकर सोच में पड़ जाती है। अगले दिन पाखी सास के साथ उन्हें ट्यूशन छोड़ने जा रही होती है, जहाँ रास्ते में पड़ोस की कुछ औरतें बैठी मिलती हैं। अरे वाह विराट की मम्मी, तुम्हारा इस उम्र में पढ़ाई का कौन सा भूत जाग गया? बहू को बोलो कि पोता पोती दे दे और बच्चों के साथ खेलो। अरे क्या उनके बीच बैठकर अपनी खिल्ली उड़वाने चल पड़ी? आंटी जी, जब सरकार या भगवान ने सीखने की कोई उम्र नहीं रखी तो आपको क्या दिक्कत है? अरे देखो तो जरा, बहू की जुबान कैसे कैंची जैसी चल रही है। अब सास घर संभालने की जगह इन सब चीजों पर ध्यान रखेगी तो बहू के तो ये हाल होनी ही है ना। देखा बहू, इसलिए बोलती थी, अरे खाली दिमाग वालों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलेंगे गू ही बोलेंगे। उदाहरण तो तुमने अभी देख लिया। वैसे बहन, मैं तो अपना सपना पूरा कर लूंगी, लेकिन क्या यहाँ बैठकर पंचायत करने के अलावा तुम लोगों का कोई दूसरा सपना भी है? सारी औरतें चुप हो जाती हैं और सास बहू चले जाते हैं। अब सास के अंदर पढ़ने की इच्छा जाग उठती है और वो अपना प्लान छोड़ मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 1 साल बीतता है और बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। मम्मी, एग्जाम के लिए जाने से पहले जल्दी से ये दही शक्कर खा लो। अरे चल पागल, ये सब बच्चों के लिए होता है। अभी आप भी हमारे लिए स्कूल में एग्जाम देने वाली बच्ची ही तो हो। बच्चों का प्यार देखकर सासू माँ खुश हो जाती है और दही शक्कर खाकर विराट के साथ घर से निकल जाती है, जो मम्मी को एग्जाम सेंटर पर छोड़ ऑफिस चला जाता है। इसी तरह समय बीतता है और एग्जाम खत्म होने के बाद देखते ही देखते रिजल्ट भी आ जाता है। मेरी टॉपर माँ, तुमने तो तहलका मचा दिया। हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं।
घर वाले ये खुशी मना रहे होते हैं कि वही औरतें उनके घर आती हैं। अरे पंचायत की टोली, आज मेरे घर कैसे? बस तुम्हें सॉरी और थैंक यू बोलने आए हैं। उस दिन तुम्हारी बातों और आज तुम्हारे काम ने हमें ये सिखाया कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए अब हम भी शादी, परिवार, बच्चे और न जाने कितनी वजहों से अधूरे छूटे सपनों को पूरा करेंगे बहन जी। सास नहीं माँ। हर समय सास और बहू का रिश्ता खराब नहीं होता। किसी किसी समय ऐसा भी होता है कि एक अच्छी सास बेटे से ज्यादा अपनी बहू का ख्याल रखती हो। माँ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं इस घर में किसी भी हाल में नहीं रह सकती। ये फैसला राधा की बहू लीना का था, कारण उसका और उसके पति के बीच बिल्कुल ना बनना। अरे क्या हो गया बेटा? और ये गाल तेरे कैसे लाल है? फिर से उसने तुझे मारा क्या? वो अब नई बात नहीं है माँ, लेकिन आज तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा, क्यों भाई? क्यों नहीं रहना चाहता? जरा बुला तो उसे। तभी वहां प्रशांत आता है। हाँ, क्या है माँ? क्या बात हो रही है? क्या बोल रही हो? मैंने कहा ना एक बार कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, बस। अरे ना रे, किसने कहा? निकल जा घर से। प्रशांत माँ की बात सुनकर हैरान हो जाता है। हैं? कैसी बात कर रही है माँ? मैं कहाँ जाऊंगा? वैसे भी हम यहीं रहेंगे, जाएगी तो ये। लीना रोते हुए अपने कपड़े पैक करने चली जाती है और घर से निकल ही रही होती है कि रुक, तू कहाँ चली कपड़े लेकर? कैसी बात कर रही है माँ जी? वो साफ साफ तो बोल रहे हैं कि मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो क्या करूँ मैं? हाँ, तो उसे ना रहना है तो ना रहे, जाए यहाँ से। तू भूल गई बहू, घर मेरे नाम का है, तेरे पति के नाम का नहीं। तो निकलेगा ये, तू नहीं। कैसी बात कर रही है माँ? मैं बेटा हूं तेरा, ये जाएगी घर से बाहर। ना ना बेटा, तूने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे सारा दिन ये बहू है जो मेरा ख्याल रखती है, ये कमाती है और सारा खाना भी बनाती है, एक एक पैसा घर पर देती है। अरे मेरी कौन सी दवा है कौन सी नहीं, ये भी इसी को पता है। तुझे पता है क्या? तेरी दवा? तुझे क्या हो गया माँ? सही तो है तू? नहीं, माँ को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है। मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, जो जो दवाई माँ लेती है बता देती हूँ। हाँ ठीक है, माँ की दवा रखने वाली, जा निकल घर से। सास को बेटे पर गुस्सा आ रहा था। अरे क्यों बोल रहा है बार बार चली जा चली जा? मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, यही तो मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा है। बेटे को माँ पर गुस्सा आता है। वो घर छोड़कर जाने लगता है कि उसकी बीवी उसे रोक लेती है। देखिए, मेरे कारण आप अपना घर ना छोड़े, मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। सोचिएगा कि मैं इस घर में हूँ ही नहीं। वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए आपको किसी न किसी को तो रखना पड़ेगा ना। लड़का मान जाता है और बीवी के साथ रहने को हामी भर देता है। अब क्या, जब वो सुबह सोकर उठता, उसकी बीवी उसके लिए चाय बना कर रख देती, ऑफिस के लिए टिफिन और कपड़े साफ कर कर अलमारी में रखना। अरे क्यों काम करती है उसके? वो तो तुझसे बात भी नहीं करता। ना करे माँ जी, मैं ये मानती हूँ कि जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे पूरा करना है, फिर चाहे जो हो जाए। माँ जी, आप उन्हें कभी मत बताना कि ये काम मैं करती हूँ। बहू अपने कर्तव्य अच्छे से पूरे करती और सास पति का ख्याल भी रखती। वो घर का काम और साथ ही दफ्तर का काम भी पूरा करती। लेकिन फिर एक दिन, तू पति के सामने आती क्यों नहीं? उसे तो तेरी परवाह है नहीं, उसका सारा काम पूरा हो जाता है और आराम से खाता पीता रहता है, फिर तू क्यों परेशान होती रहती है? बहू कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। माँ, तू ना ये रोज मेरे लिए चाय और खाना मत बनाया कर, वैसे भी तू थक जाती होगी। अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, अब तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ को बेटी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसे शादी के लिए मना कर देती है। अरे तेरी बीवी जिंदा है, ना ही तेरा तलाक हुआ है, वो तेरे साथ रहती है, फिर तुझे क्या जरूरत है दूसरी शादी करने की? माँ, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता।
उसे ना मेरी फिक्र है ना आपकी। मुझे उसके साथ नहीं रहना। बहू के कहने के कारण माँ बेटे से कुछ नहीं कह पाती। वो शांति रहती है, लेकिन फिर भी वो बेटे और बहू के बीच के झगड़े को समझने की कोशिश करती है। अच्छा बेटा ठीक है, ना रहे उसके साथ, लेकिन ये तो बता कि बहू में कमी क्या है जो तू उसे छोड़ रहा है। देख माँ, इतने दिन से वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे उसकी कोई कमी फील नहीं हो रही। दूसरी बात, मुझे उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। देखा है कैसे रहती है वो। अब सास को माजरा समझ में आ जाता है कि जरूर बेटे को दूसरी लड़कियां पसंद आ रही होंगी, तभी वो ऐसा कर रहा है। बेटे के जाने के बाद वो बहू को बुलाती है। बहू जो काम करके अभी किचन से निकली होती है, उसके सारे बाल बिखरे होते हैं। पास से मसाले की बू आ रही होती है और उसकी शक्ल से चमक भी चली गई होती है। कपड़े भी अस्त व्यस्त। बेटा तू खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती है? माँ जी, वक्त ही नहीं मिलता। फिर आजकल तो ऑफिस घर से ही चल रहा है, तो क्या ख्याल रखना। ऐसा नहीं है बेटा, ऑफिस घर से चल रहा है तो खुद का ख्याल ना रखा जाए। अरे देख, दूसरी लड़कियों को कितनी स्मार्ट होकर रहती है। पर माँ जी, अब क्या जरूरत है? घर चल रहा है ना ठीक से, और क्या चाहिए? वैसे तो देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन खुद के लिए जरूरत है। अरे खुद को 1 घंटा देना जरूरी है, क्योंकि निरोगी शरीर के लिए खुद का ध्यान रखना कोई फैशन नहीं है, जरूरत है। बहू को समझ में नहीं आता कि सास क्यों उसे ये सब समझा रही है, लेकिन बहू के काम के बीच में उसे उसके लिए कैसे समय निकलवाना है ये समझाने के लिए सास उसे अपने साथ ले जाती है। बहू, आज से हम दोनों योगा करेंगे, जिम जाएंगे, और हाँ, हेल्दी डाइट भी फॉलो करेंगे, साथ ही पार्लर भी चलेंगे। सास बहू दोनों मिलकर खुद को वक्त देना शुरू कर देती हैं और फिर कुछ ही महीनों में। क्या बात है बहू, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है, कैसे? सब आपकी मेहरबानी है माँ जी। सच्ची मैंने खुद को बहुत इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं गलत थी माँ जी। सास और बहू बात कर ही रहे होते हैं कि सामने से पति आ जाता है। वो बीवी को देखता ही रह जाता है। हाँ, तो तू क्या कह रहा था कि तू दूसरी शादी करेगा? मैंने बहू से बात कर ली है। बहू, अब कल से तू जो इसे खाना बनाकर टिफिन देती थी ना, इसके सोकर उठने से पहले चाय रख देती थी, इसके कपड़ों से लेकर सारी चीजों का ख्याल रखती थी ना, वो छोड़ देना। कल से कोई और ला रहा है ये। बेटा समझ नहीं पाता कि उसकी बीवी इतनी प्यारी कैसे हो गई। अब बहू को क्या देख रहा है? तलाक के पेपर मैंने बनवा लिए हैं, और हाँ, ऊपर का पोर्शन भी खाली करवा लिया है। किराया देकर रहना शुरू कर देना अपनी नई बीवी के साथ। मैं तो अपनी बहू को नहीं छोड़ सकती। माँ, मैं भी नहीं छोड़ सकता अपना परिवार।